आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, जिसमें आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले तो स्मॉल जी क्या है और कैपिटल जी क्या है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें दोनों सेम लगते हैं, स्मॉल जी और कैपिटल जी। तो आपकी जानकारी के लिए पहले बता दें दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या? सबसे पहले तो नाम, स्मॉल जी का जो नाम है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या नाम है? ठीक। जिसकी एसआई यूनिट भी अलग है। एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी का नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी एसआई यूनिट भी अलग है। क्या तो बताएगा? क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी भी न्यूटन केजी, न्यूटन केजी अपॉन, और बनाओ भूल गए? आपको पहले भी बताया गया है कि अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट भूल तो आप उसके फॉर्मूले से पता चल जाएगा। ये किस फॉर्मूले में था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। अगर आप भूल जाओ कि यूनिट क्या थी तो आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप फॉर्मूले से भी उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। ये फॉर्मूला जो था कैपिटल जी, ये किस फॉर्मूले में आया था आपका? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। याद आया कुछ? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो फोर्स का फॉर्मूला था वो ये था, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर या r स्क्वायर। r स्क्वायर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ज्यादातर लोग इसे रेडियस समझ लेते हैं। एक्चुअली वो रेडियस है नहीं, मैं बता चुका हूँ। d का मतलब होता है जिन दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है उनके सेंटर टू सेंटर का गैप, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके केंद्र के बीच की दूरी। यहाँ पर डिस्टेंस d है। r मैंने इसलिए नहीं लिया कि r जनरली लोगों को रेडियस लगने लगता है कि रेडियस ऑफ प्लैनेट है, रेडियस ऑफ अर्थ है, इसलिए मैंने नहीं लिया। क्लियर? अब मुझे कैपिटल जी की यूनिट निकालनी है। मैं भूल गया, मैं यूनिट भूल गया, तो मैंने क्या किया? तरीका बनाया। कोई भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। मुझे पता है ये फॉर्मूला। अब मुझे अगर जी की यूनिट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जी बराबर निकालना पड़ेगा। जी इक्वल टू में सबको लगा लो, तो अपॉन में डी स्क्वायर कहाँ जाएगा? एफ जी इंटू डी स्क्वायर। ये जो मास है दोनों ये कहाँ जाएंगे? अपॉन में। तो कैपिटल जी बराबर ये फॉर्मूला आएगा। अब कुछ नहीं करना है, 1 बाई 1 इनकी यूनिट प्लेस करिए, अपने आप यूनिट आ जाएगी। जैसे कि ये फोर्स है ना, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का मतलब मीटर, और यहाँ डिस्टेंस स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। और न्यूटन, इसके बाद आ रहा है मीटर स्क्वायर अपॉन ये m1 m2 क्या है? मास। जिन दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी यूनिवर्स में कोई भी, उन दोनों ऑब्जेक्ट का मास है m1 और m2, और वो कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अर्थ हो, सन हो, कोई भी इस यूनिवर्स में कोई भी। और ऐसा यूनिट क्या होती मास की? किलोग्राम, यानी किलोग्राम का स्क्वायर कर दें, क्योंकि यहाँ पर 2 किलोग्राम आएंगे, 1 किलोग्राम इनका, 1 किलोग्राम इनका, तो किलोग्राम का स्क्वायर। बस आगे यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसको लिखते कैसे हैं? n m की पावर 2 और केजी की पावर -2। ये आगे यूनिट आपकी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भूल जाओ तो आप उसके फॉर्मूले से आसानी से
दिखाते हैं। क्लियर है? तरीका ये रहेगा, बार बार बता रहा है, भूल जाओ ऐसे ही निकालोगे, जब भी भूल जाओ ऐसे ही करना है। क्लियर? चलिए, तो आज हमें ये करना है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन रहेगा। क्लियर? अब इसके बारे में पहले जान लेते हैं क्या कहानी है। स्मॉल जी की जो बात हो रही है वो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वो है, ग्रेविटी के बारे में आपने पढ़ा हो, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण में आपने पढ़ा है अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है, एक्टिंग डाउनवर्ड फोर्स लगता है उसका, सभी को यह पता है। जिस एक्सेलरेशन से वो मोशन करता है वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कह देते हैं? जी के बराबर कह देते हैं। और आपको ये बता चुके हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? ग्रेविटी के सपोर्ट में है या अगेंस्ट है? सपोर्ट में। तो सपोर्ट में है तो सपोर्ट के लिए हम क्या लेते हैं? ए बराबर प्लस का जी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी वो भी निकालने वाले कि 9.8 कैसे आया। और अगर वो आप वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं या सपोर्ट में? जब अगेंस्ट जाएंगे तो ए का आंसर क्या लेते हैं आप? ए बराबर माइनस। माइनस मतलब सिर्फ डायरेक्शन का इंडिकेशन है, बस और कुछ खास नहीं है। तो ये जो है वो एक्सेलरेशन है जिसमें अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इट, अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये वो एक्सेलरेशन है। त्वरण हिंदी में कहते हैं त्वरण, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण भी कहते हैं। तो ये वो वाला एक्सेलरेशन है। देखो यूनिटी भी अलग है, नाम भी अलग, यूनिटी भी अलग, मीनिंग भी अलग, सब कुछ अलग है। अब अगली बार आपने ये भी सुना होगा कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू बदलेगी, सेम रहेगी, क्या हो जाता है? बदलेगी। अब बदलेगी तो इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज, डिक्रीज। ऐसे ही अर्थ सरफेस के डेप्थ में जाएंगे, गहराई में। अर्थ सरफेस के टॉप में जाएंगे तो आपने बोला डिक्रीज। अर्थ सरफेस के डाउन डेप्थ में गहराई में जाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? कुछ इंक्रीज बोल रहे हैं, कुछ डिक्रीज बोल रहे हैं। सरफेस के टॉप क्या होगा? बढ़ेगी या घटेगी? कुछ लोग कह रहे बढ़ेगी और कुछ लोग घटेगी, मतलब मिक्स आंसर आ रहा है। डाउन में क्या हो रहा है? ये भी मिक्स। जी की वैल्यू सरफेस पर हमेशा मैक्सिमम रहती है। स्मॉल जी की वैल्यू सरफेस पर हमेशा कैसी रहती है? मैक्सिमम रहती है। कैसी रहती है? आप टॉप पर जाएं यानी हाइट पर जाएं तब भी डिक्रीज, डेप्थ में जाएं, गहराई में जाएं तब भी डिक्रीज, दोनों में डिक्रीज होती है। और मैक्सिमम कहाँ रहती है? सरफेस पर रहती है मैक्सिमम, वो भी 9.8 के बराबर। टॉप पे जाएंगे, हाइट पे जाएंगे तो भी डिक्रीज, डेप्थ पे जाएंगे तो भी। और ये भी आपको पता होगा कि सेंटर ऑफ द अर्थ पर पहुंचकर जी की वैल्यू क्या मानी जाती है? 0। क्या मानी जाती है? हालांकि वहां पर कोई पहुंचा नहीं है अब तक, बट फिर भी एज पर कैलकुलेशन माना जाता है कि जी की वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू सेंटर ऑफ द अर्थ के लिए क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0। चलिए अब इसके बारे में जानकारी सुनिए। आइजैक न्यूटन ने जब नियम दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम हिंदी में जिसे कहते हैं, और उसमें उन्होंने बोला था कि ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं
एक फोर्स के साथ, एक बल के साथ, और उस बल का नाम गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका फॉर्मूला इन्होंने दिया ये, जिसमें उन्होंने बोला कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। और दूसरा सेकेंड लाइन उन्होंने ये कही कि ये गुरुत्वाकर्षण का बल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सेंटर का मतलब मान के चलो एक ये प्लैनेट है और एक प्लैनेट है, और सेंटर टू सेंटर का गैप अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ऐसा, और इनके बीच का सेंटर टू सेंटर का गैप क्या हो जाएगा, d। r नहीं माना है मैंने, क्योंकि आप लोग उसे रेडियस मानेंगे, इसलिए मैंने उसे r नहीं माना। क्लियर? नेक्स्ट, तो इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटने के बाद, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटने के बाद एक कांस्टेंट आया, और उस कांस्टेंट का नाम है कैपिटल G। और कैपिटल G को कहते क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ, ये भी कह सकते हो केजी की पावर माइनस। अब आप देख सकते हैं इनका नाम भी अलग है, यूनिट भी अलग है। वो अर्थ के लिए एप्लीकेबल है और ये पूरे यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल है। उसकी वैल्यू, इसकी स्मॉल जी की वैल्यू लोकेशन के हिसाब से बदलती रहती है। स्मॉल जी की वैल्यू लोकेशन के हिसाब से चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है पूरी यूनिवर्स में। आप किसी भी लोकेशन पे चले जाएं, कोई बताएगा कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल जी इंटू 10 की पावर, करेक्ट। गलत में और कोई लास्ट सीट क्या हो 1.67 6 पॉइंट माइनस 34 प्लैंक कांस्टेंट पहुंच गए। ये वैल्यू से याद रखिए 6.67 into 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें आज इनके बीच में रिलेशन निकालना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको बस यहाँ पर दो नियम जानने जरूरी हैं। पहला जो मैंने अभी सामने लिख दिया, ये वाला नियम तो क्लियर है। किसमें लोग कांस्टेंट ही है, इस कांस्टेंट को मैंने नहीं लिया, आइजैक न्यूटन ने लिया, और उन्होंने इस कांस्टेंट का नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट दिया है। जी इसलिए लिया सिंबल क्योंकि ग्रेविटेशन की बात हो रही है, इसलिए लिया। कैपिटल इसलिए ले लिया क्योंकि स्मॉल जी पहले से यूज होता था। तो फर्क दिखाना पड़ेगा ना, फर्क दिखाना पड़ेगा ना भाई। अगर आप लोगों के नाम एक जैसे हो जाते हैं तो आपकी पहचान किससे होती है? फादर्स नेम, उसी से होती है। और फादर्स नेम भी अगर सेम हो जाए तो एड्रेस से होती है, एड्रेस भी अगर सेम हो जाए तो आधार कार्ड नंबर से होती है।
कुल मिलाकर आपकी आइडेंटिटी में इतना क्लियर है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। अब ये तो हो नहीं सकता कि आधार कार्ड नंबर सेम हो, ठीक? यानी आपकी आइडेंटिटी को अलग रखने के लिए कुछ फर्क, कुछ वेरिएशन जरूरी है। उन्होंने भी वेरिएशन रखने के लिए ही ये किया। स्मॉल जी को पहले से ग्रेविटी के नाम से जानते थे, तो ये वाली बात भी ग्रेविटी की हो रही है, तो होपफुली उन्होंने भी ये सोचा होगा कि इसको कैपिटल जी बनाते हैं, ग्रेविटेशन के नाम से भी रहेगा प्लस थोड़ा फर्क भी रहेगा। क्लियर? अब रिलेशन निकालने के लिए आपको दो नियम जानने हैं। पहला, एक तो यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और दूसरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और दूसरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? चलिए, सबसे पहले तो हमें ये नियम लगाना है। हमने मान लिया कि ये आपका अर्थ है और इस पर एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैंने मान लिया स्मॉल m है। अर्थ के सरफेस पर ही हम लोग या अंदर है? सरफेस पर ही है, कोई अंदर तो नहीं है, तो ठीक है। तो ये हमारा अर्थ है, एज्यूम कर लो ये अर्थ है और मैंने मान लिया कि इसकी अर्थ की रेडियस कितनी है। अब मैं r ले रहा हूं क्योंकि रेडियस ही है, रेडियस ही है, इसलिए मैंने r लिया। ठीक, अब इस अर्थ का मास कितना मान लिया मैंने? कैपिटल M। कितना मान लिया? ये अर्थ का मास है। और फरमाइए, कैपिटल M किसका मास है? अर्थ का। इसके ऊपर टॉप सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका मास क्या है? इसका मास स्मॉल है। हमें ये वाला फॉर्मूला इन दोनों के लिए लगाना है। जरा बताइए क्या है? यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F बराबर कैपिटल ये तो वैसे ही रहेगा, ये तो बदलने वाला है नहीं। मास m1 की जगह क्या है? एक कैपिटल M और एक, तो हमने कर लिया कैपिटल M और एक कर लिया स्मॉल m। अपॉन होता है दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर का गैप। अब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो इसका अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो सेंटर टू सेंटर का गैप यही आएगा, यहां से यहां तक यही आएगा। आपको नहीं लग रहा कि ये लगभग यहां से यहां तक रेडियस ही है? कहां किलोमीटर और कहां कुछ मीटर या सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट ये वाली डिस्टेंस कैसी होगी? नेग्लिजिबल। कैसी होगी? जिसकी वजह से जो d है हमारा d, ये d किसके बराबर आ जाएगा? r के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर यहाँ पर क्या बन जाएगा? लगभग r के इक्विवेलेंट। नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर, इग्नोर बहुत ही न्यूनतम संख्या। नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर बहुत ही जब न्यूनतम संख्या होती है तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं। एक एग्जांपल, मान लीजिए 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस है और मैं 1 सेंटीमीटर और चला, 1000 किलोमीटर चल के आया हूँ और 1 सेंटीमीटर थोड़ा और चल गया, तो आप बताइए जरा 1000 किलोमीटर के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर क्या मायने रखता है? कुछ खास मायने नहीं रखता। 1 सेंटीमीटर स्केल में इतना सही आएगा। तो इसका मतलब ये कि 1000 किलोमीटर के कंपैरिजन पे मैं 1 सेंटीमीटर को इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि वो लगभग ना के बराबर है। तो इसे इंग्लिश में मैं नेग्लिजिबल बोलता हूँ। नेग्लिजिबल, ना के बराबर, इग्नोर कर देते हैं उसे। वैसे यहाँ पर हुआ है, कहाँ किलोमीटर की रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर की रेडियस होती है, कहाँ 6400 किलोमीटर और कहाँ थोड़ा सा मीटर सेंटीमीटर वाला मास।
ना के बराबर, कहाँ किलोमीटर और थोड़ा सेंटीमीटर मीटर वाला। इसीलिए ये वाली डिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं और मान लेते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो लगभग किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के। यानी इस फॉर्मूले में डी की जगह क्या लिखेंगे आप, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। वैसे भी डी स्क्वायर ही था, बस डी की जगह आर रखिए, आर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट, अच्छा इसके बारे में बताया ना सबको क्या क्या है। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये इसका मास ओवर, ये ऑब्जेक्ट का मास जो उसकी सरफेस पर है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गई है। वैसे तो डिस्टेंस थी लेकिन वो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आ रही है, आर के, इसलिए हमने डी की जगह आर स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट, अब अगर मैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाऊं तो क्या होगा ऑब्जेक्ट पर। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले में ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ क्या होता है, मुझे बताइए साहब। आइजैक न्यूटन ने जो फर्स्ट नियम दिया था वो क्या था, फिर सेकंड की चर्चा करें और फिर थर्ड। पहले वाले नियम में क्या चर्चा हुई, कोई बताएगा? आइजैक न्यूटन का पहला नियम, आइजैक न्यूटन, जो तो आप बताएंगे। न्यूटन का पहला नियम, हाँ आगे एक्सटर्नल फोर्स, इन्होंने कुछ आधा अधूरा बताया, बाकी आप लोग कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। बताओ, गलत सही तो वो बात की बात है, हम गलत हो या सही हो ये तो बात की गेम है भाई। कहना पहले ज्यादा जरूरी है, सीखने ही आए हैं आप लोग। पहली डर यहाँ तो नहीं हम गलत होंगे, मैं नहीं कह पाऊंगा, अरे लोग क्या कहेंगे, मुझे शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा। पहले से ये सोच लोगे तो सीखोगे क्या, गलत हो गए कोई बात नहीं, इग्नोर, सीखने ही आए हो। यहाँ कोई इस पृथ्वी पर बिना सीखे, क्या आपको लग रहा है कि कोई पहले से सीख के आया है? कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है तो इसका मतलब उसने यहाँ सीखा है, सीखने के बाद ही ऐसा हुआ है। आप लोग भी यहाँ सीखने ही आए हैं, हम भी सीखे ही थे किसी ना किसी से। आप हमसे सीख रहे हैं, हम किसी और से सीखे थे। पहले से डर जाओगे तो काम कैसे चलेगा? गलत बता रहे कोई बात नहीं, गलत बता रहे सो की बात है, निकल लेना। बताइए, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद इसके अंदर सा क्या है? इधर पहली रो में नहीं, इसके अंदर क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट में हाथ से फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो मतलब मूव करता रहेगा जब तक उसमें वही आपके साथ मैचिंग हो रही है। पहला नियम ये था, पहले मैं हिंदी में बता रहा हूँ फिर इंग्लिश में बताऊंगा। हाँ सही है, फिर आगे हो गया, यही हो गया फिर। हाँ फिर और इसके बाद चलो मैं बता रहा हूँ।
अच्छी कोशिश थी, अब हम बता रहे हैं, अब हम भी थोड़ी कोशिश कर लेते हैं। पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में बता देंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका रेस्ट पे, रेस्ट का मतलब रुका हुआ है, कोई भी वस्तु अगर आपकी रुकी हुई है, रेस्ट पे है, तो रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्शन फोर्स ना लगे। दूसरा मोशन के लिए भी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, चल रहा है, वो भी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, कैसा कर रहा हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो मोशन ही करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। दोनों केसेस में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी बल ना लगे, तब तक वो रुका रहेगा। जैसे कि आप लोग भी बैठे हैं, जब तक आपको कोई फोर्स नहीं लगाएगा आप यहाँ से हटेंगे नहीं, करेक्ट? या तो आप अपने ऊपर फोर्स लगाएंगे कि उठो यहाँ से चलो, है ना, तभी। क्लियर है बात? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रुका हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेस्ट में रहेगा, रुका रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए। क्लियर? दूसरा, इसी में अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, यानी कि अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और दूसरी बात उसमें उसकी स्पीड कैसी रहेगी, सेम कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, वो बताया जा रहा है। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वो भी स्ट्रेट लाइन में, वो भी करता रहेगा मोशन जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। ये था पहला नियम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर साइकिल चलाते हैं वो अपने आप कुछ देर बाद रुक जाती है, हम तो पेडलिंग कर नहीं रहे, मैंने तो ब्रेक भी नहीं लगाई थी फिर भी रुक गई। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया, साइकिल चल रही थी, लेकिन उसको रोकने वाला फोर्स आप नहीं थे, फ्रिक्शन फोर्स था। रोड ने टायर के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाया जो उसे रोक रहा है, और धीरे 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 ग्रेजुअली वो साइकिल रुक जाती है। ये आपका फर्स्ट लॉ। क्लियर? नेक्स्ट अब आते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ में क्या था, अच्छा इससे पहले थर्ड लॉ बता देते हैं। थर्ड लॉ भी थ्योरेटिकल है, इंग्लिश में भी ये था। फर्स्ट लॉ पहले बता दो, इंग्लिश में ये था, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो एट रेस्ट, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, a body at rest will remain at rest, or a body in uniform motion along a straight line will continue in straight line. A body in uniform motion along a straight line will continue in straight line unless it is compelled by an external force, या compelled मतलब applied कह सकते हैं, unless it is applied by an external force. Clear? ये इंग्लिश में और वो हिंदी में आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं थर्ड पे, सेकंड वाला बाद में, पहले थ्योरेटिकल वाला क्या है। थर्ड वाला भी बताएगा क्या होगा, ये तो आप लोगों का फेवरेट होगा, एक्शन और क्या था उसमें, क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया। जैसे इंग्लिश में एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्शन फोर्स लगाया जाए तो वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स हम पर लगाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस मार्कर से फोर्स लगा रहा हूं इस बोर्ड पर, ये एक्शन फोर्स है, क्या ये जवाबी कार्रवाई में ये बोर्ड भी इस मार्कर पे क्या लगाएगा, रिएक्शन फोर्स, यानी कि प्रतिक्रिया। रिएक्शन को हिंदी में प्रतिक्रिया ही कहते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ बहुत आसान, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन फोर्स अगर आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट पे तो वो उतना ही अपोजिट फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे।
अब एक सवाल पूछा जाता है, सर अगर इक्विवेलेंट अपोजिट है तो नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए? होता ही नहीं है। क्यों? आपका ये जवाब होना चाहिए, जब हर ऑब्जेक्ट इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स लगाता है तो फिर तो 0 हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसने 10 न्यूटन लगाया, दूसरे ने 10 न्यूटन लगाया, 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन 0। जब नेट फोर्स 0 हो रहा है तो ऑब्जेक्ट चल कैसे रहा है? आपके दिमाग में ये आना चाहिए। आपके नहीं आएगा तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि अगर इक्विवेलेंट अपोजिट लग रहा है तो नेट फोर्स कैसा आना चाहिए? 0। ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? इसका जवाब देगा कोई? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? होटल भी देखना है। बताइए बताइए ऐसा क्यों हो रहा है कि नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा है? मतलब ऐसा क्या हो रहा है? बताइए। इधर कोई बताएगा? अगर एक्शन और रिएक्शन फोर्स आपस में इक्विवेलेंट अपोजिट है तो नेट फोर्स 0 आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। क्यों? फिर भी ऑब्जेक्ट चल रहा है। नहीं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्शन फोर्स इस पे लगाना था दूसरे वाले ऑब्जेक्ट। एक्शन फोर्स किस पे लग रहा था? फॉर एग्जाम्पल चलो मार्कर का लेगा कि मैंने मार्कर का लिया तो मार्कर ने फोर्स लगाया था बोर्ड पे, तो ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा। एक्शन फोर्स किस पे लगा था? दूसरे वाले पे, ठीक। और जवाबी कार्रवाई में रिएक्शन फोर्स किस पे लगा? पहले वाले पे। एक्शन और रिएक्शन फोर्स दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, इसलिए कैंसल आउट नहीं होते। समझ गए? एक्शन और रिएक्शन फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, इसीलिए कैंसल आउट नहीं होते। अगर वो किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे होते तो होते। एक एग्जांपल ये मान लो, ये ऑब्जेक्ट है और मैंने इस पर 10 न्यूटन लगाया इधर से और 10 न्यूटन लगाया इधर से। अब ये एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। जब एक ही ऑब्जेक्ट पे लगेंगे तो एफ नेट कितना आएगा? नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। ये 10 इस डायरेक्शन में, ये वाला 10 इस डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इसका नेट फोर्स क्या आएगा? 0। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है? 10 न्यूटन या एक्शन फोर्स पहले वाले पे अलग लग रहा है, दूसरे वाले पे अलग रहा है। जब अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो आप उसका नेट फोर्स 0 कैसे कर सकते हैं? नहीं हो पाएगा। यही वजह है एक्शन और रिएक्शन फोर्स कैंसल आउट नहीं होते, बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, इसलिए वो कैंसल आउट नहीं होते। क्लियर है बात? समझ में आ गया? चलिए थर्ड लॉ क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, सेकंड लॉ क्या होता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ये होता है, पहले मतलब बता दें फिर इसका फॉर्मूला। न्यूटन के सेकंड लॉ में ये बताया गया कि, स्टेटमेंट बता दो पहले, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये तो स्टेटमेंट है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये एक सेकंड के अंदर कितना मूवमेंट बदल जाएगा, मोमेंटम कितना बदल जाएगा। वेलोसिटी को आप हिंदी में क्या कहते हैं? वेग। मोमेंटम को
मास इनटू वेलोसिटी, संवेग। तो ये उसी की बात हो रही है। 1 सेकंड के अंदर कितना मोमेंटम बदल जाएगा, ये कहलाता है फोर्स। क्या कहलाता है? यानी कि बल। 1 सेकंड के अंदर कितना मोमेंटम बदल जाएगा, ये कहलाता है फोर्स। हाँ, v वेलोसिटी हो गई फाइनल, अभी बता रहे हैं, और u हो गई इनिशियल। क्लियर? अभी बस मीनिंग बता रहा हूँ। क्लियर है? 1 सेकंड के अंदर कितना मोमेंटम बदलेगा, ये कहलाता है फोर्स। अब इंग्लिश में क्या बोला था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब डिनोमिनेटर में टाइम आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। जो भी बाहरी बल आपने लगाया वो 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना बदल देगा, ये कहलाता है फोर्स। अब फॉर्मूला क्या आएगा जरा बोलो। फॉर्मूला इसका आता है ये, अगर आपने नोटिस भी किया हो, याद आया कुछ? V फॉर फाइनल वेलोसिटी, U फॉर, T फॉर, M फॉर। अब V माइनस U अपॉन T किसी का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहीं से बनकर आया है। क्लियर? अब जरा यहाँ की बात कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो टॉप पर मौजूद है, इसी के लिए तो लगाना है। जरा बताएंगे इसके लिए ए पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव जी या नेगेटिव जी? वेट का नाम सुना है? वेट, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड क्या आता है? mg। mg कैसे आता है? इसी फॉर्मूले से आता है, जिसमें a क्या बन जाता है? a इज इक्वल टू g, स्मॉल g। तो यहाँ पर भी इस ऑब्जेक्ट के लिए ये मास m हो गया, a की जगह g, यानी फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा mg। इस ऑब्जेक्ट के लिए वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, फोर्स का एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये दोनों ही फॉर्मूले फोर्स के हैं। अगर LHS बराबर हैं तो उसका मतलब RHS भी बराबर होगा। तो मैं क्या करूंगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें ये पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो मैंने क्या किया? दोनों को बराबर किया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? m इंटू जी बराबर दिस, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। कुछ कट रहा है? स्मॉल m आया, स्मॉल m था क्या थी? स्मॉल m था क्या? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल M, यानी कि कटने के बाद फाइनली फॉर्मूला क्या आया? कैपिटल G कैपिटल N अपॉन R स्क्वायर। ये रिलेशन होता है स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में, जिसमें स्मॉल g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है? मास ऑफ अर्थ, r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। खास बात ये है कि इन तीनों की वैल्यू जानते हैं। तीनों कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको मास भी पता है 6 × 10⁻24 kg अप्रॉक्स, रेडियस ऑफ अर्थ अभी आपको बताया था मैंने, लगभग 6400 किलोमीटर रहता है। ऐसे ही कैपिटल जी की वैल्यू भी आपको पता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जब आप ये सारी वैल्यूज रख देते हैं
और रखने के बाद स्मॉल जी का जो आंसर आता है वो आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ये लिख लीजिए और ये ध्यान रखिएगा ये वैल्यू अर्थ सरफेस के लिए है, हाइट के लिए अलग, डेप्थ के लिए अलग होती है, वो बाद में बताएंगे। ये लिख लीजिए फिलहाल।
अब अगला टॉपिक, अभी तक हमने ये जाना कि सरफेस पर पहुंचकर जी की वैल्यू क्या है, मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक ये है कि हम ये देखेंगे हाइट पर जब पहुंचेगा तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, डेप्थ में जब पहुंचेगा तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या आती है, या फॉर्मूला क्या आता है, हमें वो देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि हाइट वाला क्या है। तो चलिए, मैंने अब ऑब्जेक्ट में ये चेक करना चाह रहा हूँ कि हाइट पर क्या होगा स्मॉल जी की वैल्यू। चलिए, यहाँ पर एक हो गया है वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। जब हम अर्थ सरफेस से टॉप जाते हैं तो वहां पर हमारी जी की वैल्यू का क्या होगा, हमें यहाँ पर देखना है। क्लियर? चलिए देखिए, पहले डायग्राम बनाइए। मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक h हाइट पर कितना है, h, और रेडियस हमने अभी भी क्या मानी है, r, तो वो इधर भी होगी, यहाँ से यहाँ तक भी r होगी। तो हमें क्या करना है, एक बार तो अर्थ सरफेस पर फॉर्मूला देखना है क्या आएगा, और एक बार ये देखना है कि हाइट पर क्या है। मैंने मान लिया हाइट पर जो जी की वैल्यू है वो है जी एच, सफिक्स में एच ले लेंगे जिससे कि पहचानने में आसानी होगी, पहचानने के लिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम जानते हैं कि दोनों के बीच में फॉर्मूला क्या होता है, अभी भी जस्ट हमने पढ़ा, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही था। और आर क्या था, उस समय तो वो रेडियस बन गया था, लेकिन था क्या एक्चुअली में उनके बीच का गैप, डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर। चलिए, एट हाइट अर्थ सरफेस पर तो ये है, अर्थ सरफेस पर यानी कि पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का फॉर्मूला यही आता है, जिसमें कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का, और ये आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। हालांकि यहाँ पर डिस्टेंस है उनके बीच का शॉर्टेस्ट, ये हमने कल देख लिया था, अभी जैसे देख लिया था इससे पहले। चलिए, अब हाइट पर क्या होगा, एट हाइट h above अर्थ सरफेस। अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर h हाइट पर जाएं, अब क्या है, तो मैं g की जगह क्या ले लेता हूं, gh। आप चाहें तो g डैश ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने इसलिए लिया है जिससे कि पहचानने में आसानी रहे, पहचानने में आसानी रहे। तो GH बराबर क्या आएगा, कैपिटल G, ये तो सेम ही रहेगा, मास ये भी सेम रहेगा, लेकिन R ये बदल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R नहीं है, कितनी हो गई है, यहाँ से लेकर सेंटर से सेंटर के बीच का गैप ये कितना हो गया, R रहेगा, R इंटू एच, R प्लस एच, और इसलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा, R प्लस एच आर होल स्क्वायर। क्लियर? डिस्टेंस बढ़ गई हाइट में जाके, R प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। तो एक तो ये पहली इक्वेशन आ गई और एक ये दूसरी आ गई। मैंने क्या किया, दोनों को किया डिवाइड, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट किया तो हमने देखा ये कुछ ऐसे ही आएगा, GH अपॉन G सेकंड अपॉन फर्स्ट, LHS अपॉन LHS इसका अपॉन इसका LHS डिवाइड, RHS डिवाइड। चलिए RHS डिवाइड करिए क्या आएगा, GM
h का होल स्क्वायर। डिवाइड दिस, जब डिवाइड दिस होगा, डिवाइड को इनटू में करेंगे तो क्या होगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में r स्क्वायर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में, और फॉर्म में क्या जाएगा? gn। यहां तक किसी को कोई डाउट तो बताए? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बताइए कुछ कट रहा है क्या? gn गया, gn से gn कैंसिल, बचेगा क्या? एक r ऐसे कैसे थोड़ी होगा? gh अपॉन g बराबर r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अब यहाँ से r से आ गया, डायरेक्ट काट देंगे आप, ब्रैकेट लगा हुआ है, नहीं हो सकता। यहाँ पर हम क्या करेंगे? r को कॉमन लेंगे, r को कॉमन लेंगे। जरा कॉमन लीजिए, क्या आता है? gh अपॉन g इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? जब इस ब्रैकेट से आप कॉमन लेंगे, आपके लिए मैं थोड़ा आसान बना दे रहा हूँ। r जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस h अपॉन r। स्क्वायर का ब्रैकेट मैंने वैसे ही रखा है, वैसे ही, बस अंदर ही मैंने r कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ तो r था नहीं, इसलिए क्या हो गया? डिवाइड h अपॉन r। और अगर नहीं समझ आ रहा तो एक काम करो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली आएगा। चेक कर लो, r इंटू 1 r इंटू h अपॉन r, r से कैंसिल हो गई, h आ जाएगा, सेम ही वैल्यू है। हमने एक्चुअली इसलिए किया क्योंकि r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा, इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। चलिए, अब जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर, ये r स्क्वायर बाहर आएगा और बचेगा 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब बचेगा r स्क्वायर भी गया, अब क्या बचा? gh अपॉन g बराबर 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का स्क्वायर। ये स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो पावर कैसे हो जाएगी? कर दीजिए, gh अपॉन g बराबर 1 प्लस h अपॉन r की पावर -2। अब एक फॉर्मूला होता है आपका बायनोमियल एक्सपेंशन, मैथ वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ये बायनोमियल एक्सपेंशन का। उसमें क्या होता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में पावर के टर्म्स में आपका फॉर्मूला बनता है। जनरल फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर n अगर है तो वहां पर एक्सपेंशन फुल फॉर्म करेंगे तो आपका आ जाता है 1 प्लस nx। 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है, एक्सपेंशन करने के बाद हो जाता है 1 प्लस nx। अब यहाँ पर n की जगह कौन आ गया? ये। x की जगह कौन आ गया? ये पूरा h अपॉन r पूरा। तो बायनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन, ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? gh अपॉन g बराबर 1 माइनस 2h अपॉन r। आगे और भी टर्म्स आते हैं लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो और छोटे हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया? ये फॉर्मूला आपका आ गया हाइट वाला, ये फॉर्मूला हाइट वाला आ गया, जिसमें ऑब्जेक्ट जब अर्थ सरफेस से हाइट h पर जाएगा तो आपकी स्मॉल g की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्लियर? ये नोट डाउन कर लो। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। h दिया होगा
और आपको GH निकालना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिए और याद रखिएगा फॉर्मूला क्या है। लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी लिखो, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये डेरिवेशन क्लियर हो गया? न्यूमेरिकल लिखो इसका। चलिए एक न्यूमेरिकल लिखिए, छोटा सा न्यूमेरिकल, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एट व्हाट हाइट एट व्हाट हाइट एट व्हाट हाइट एट व्हाट हाइट above the earth surface at what height above the earth surface at what height above the earth surface at what height above the earth surface
small g, value of g is half, value of g is half of its value on earth surface, of its value on earth surface, of its value on earth surface। और क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर। क्वेश्चन में गिवन है रेडियस कितनी है। अब जरा क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन एक्चुअली ये कह रहा है कि किस हाइट पर g की वैल्यू हाफ हो जाएगी टू दैट ऑन अर्थ सरफेस। मतलब जो gh है वो हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसके, जो अर्थ पर है। और अर्थ पर कितनी है 9.8, यानी कि स्मॉल g। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि किस वैल्यू पर आपका g, यानी किस हाइट पर h बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें हाइट निकालनी है, किस हाइट पर आपका g की वैल्यू आधी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, हमने gh को g/2 कर लिया। हाफ का मतलब क्या आएगा g/2। उन्होंने जो माना है हमने वो कर लिया। उन्होंने कहा है कि g की वैल्यू हाफ हो जाए वो हाइट बताओ। तो मैंने क्या किया, gh की जगह यही वाला फॉर्मूला लगाया। तो देखते क्या आता है। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, gh/g इक्वल टू 1 - 2h/r। यही था, ये फॉर्मूला आपने कब इस्तेमाल किया था, जब रेडियस जो है वो मच ग्रेटर हो किससे, h से, तब ये किया था हमने। अच्छा, और gh की वैल्यू कितनी आ गई है क्वेश्चन के हिसाब से, g/2 है अपॉन में g 1 - 2h/r। मैं पूछ रहा हूँ, स्मॉल g से स्मॉल g गया, बचेगा क्या 1/2, और इधर 1 - 2h/r। यही है। अब आपको h निकालना है, तो माइनस का 2h/r जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस, और ये उधर जाएगा तो यही आएगा 1 - 1/2 इधर पहुंचेगा, और ये माइनस वाला इधर पॉजिटिव हो जाएगा। 1 माइनस के 1/2 कितना आएगा 1/2, यानी कि आपका आंसर आ गया 2h/r बराबर 1/2। h बराबर निकालना है, क्या आएगा, इक्वल टू लगाया बीच में, इक्वल टू लगाया बीच में, अपॉन का r उधर जाएगा तो इनटू में, और इनटू का 2 नीचे जाएगा तो ये आएगा। कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा।